Hello friends, I hope you're doing well. ये वीडियो है क्रोकोडाइल की, जिनकी टेल्स काफी स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा। हालांकि ये वीडियो इंडिया में शूट नहीं हुई है, पर हम बात करते हैं इंडिया में पाए जाने वाले क्रोकोडाइल्स की। क्रोकोडाइल्स का इंडिया के साथ एक पुराना संबंध है। आप अपनी आर्ट एंड कल्चर की प्रिपरेशन में देखेंगे कि काफी सारे टेम्पल स्कल्पचर्स जैसे कि भरूच स्तूपा या फिर मोहनजोदारो की टेराकोटा सील में क्रोकोडाइल्स प्रेजेंट है, और इनको एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में मकर के नाम से रेफर किया गया है। जहां पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में लगभग 7 स्पीशीज प्रेजेंट थी, आज के समय में इंडिया में क्रोकोडाइल्स की केवल 3 स्पीशीज पाई जाती हैं। मगर क्रोकोडाइल, जो इंडिया में क्रोकोडाइल की मोस्ट कॉमन स्पीशीज है और थ्रू आउट इंडिया पाया जाता है, इंडिया की लेक्स और रिवर्स में। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में पाया जाता है। घड़ियाल, जो इस समय क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और कुछ सेलेक्ट इंडियन रिवर्स में पाया जाता है, जैसे कि चंबल में, गिरवा, गंगा, यमुना, काली, कोसी और गंडक रिवर में। All right, let's get started with the current affair events for today. आज के एडिशन में हम कवर करेंगे गाजा सिटी में हुए डेडली हॉस्पिटल अटैक्स को, जिनकी निंदा पूरी दुनिया ने की है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स के द्वारा की गई मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंसमेंट्स को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दिए गए ऑर्डर्स को कि वो एक साउथ कोरियन सिटीजन को इंडिया में लॉ प्रैक्टिस करने दे, सेंटर के द्वारा किए गए जजेस अपॉइंटमेंट्स को, इंडिया के खुद के एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के प्लान को, राम टेम्पल ट्रस्ट को मिले फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस को, देश में इस समय लागू शुगर एक्सपोर्ट बैन के एक्सटेंशन को, और एंड में हम कवर करेंगे एक एडिटोरियल को जिसमें चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक क्रिटिकल रिव्यू किया गया है। ये आज की पहली न्यूज है इंटरनेशनल करंट अफेयर से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, जो इस समय का एक मेजर ग्लोबल इवेंट है और जो 2021 के बाद अब एक बार फिर से फ्लेयर अप हो गया है, जब 7 अक्टूबर को पैलेस्टीन बेस्ड हमास मिलिटेंट ग्रुप ने इजराइल पर सरप्राइज अटैक्स कर दिए थे। तब से अब तक इस इवेंट में काफी डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे कि इजराइल ने एज अ रिटेलिएशन गाजा पर अटैक्स किए हैं। वहां पर रेजिडेंट्स को बोला है कि वो गाजा को इवैक्यूएट करके कहीं और चले जाएं, और दोनों तरफ से ये अटैक्स चल ही रहे हैं। अब इन दोनों तरफ से हो रहे अटैक्स में ट्यूसडे को एक अटैक हुआ है गाजा सिटी में बेस्ड अल अहली अरब हॉस्पिटल पर, जिसमें उस हॉस्पिटल में प्रेजेंट 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, और जिन फर्टिलिटीज में बच्चे और पेशेंट्स भी थे। और क्योंकि ये ऐसे हेल्पलेस सिविलियंस पर अटैक्स करना हाईली इमोरल है, इस इवेंट को लेकर पूरी दुनिया में एक आक्रोश है, और इजराइल, जिसको पैलेस्टीन ने इस अटैक के लिए ब्लेम किया है, उसने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया है और बोला है कि ये गाजा के हॉस्पिटल पर हुए अटैक्स पैलेस्टीन की ही तरफ से हुए हैं, उनकी एक मिसाइल से हुए मिसफायर से। अब इस इवेंट के कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं, और वो इस समय इजराइल में ही प्रेजेंट है इस तेजी से एस्केलेट हो रही सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस गाजा हॉस्पिटल अटैक पर अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं, और इस केस में जल्द से जल्द जस्टिस दिए जाने की बात की है। इजराइल ने इन अ रेयर मूव इजिप्ट को गाजा में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने की परमिशन दे दी है, इस कंडीशन पर कि उस असिस्टेंस को हमास मिलिटेंट फोर्स मिसयूज ना करे, मतलब उसको अपने लिए इस्तेमाल ना करे, और उसको इंटेंडेड पर्पस लोगों की ह्यूमैनिटेरियन हेल्प के लिए यूज होने दे। यूरोप ने भी इस इंसिडेंट पर अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने इस इवेंट पर शॉक एक्सप्रेस किया है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ने भी इस सिचुएशन पर कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं, और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने भी इस इवेंट पर शॉक एक्सप्रेस किया है। अब इस इवेंट में और क्या डेवलपमेंट होती है, हम उसको फॉलो करते रहेंगे, और इस इवेंट से रिलेटेड नोट्स डिस्क्रिप्शन में है। ये नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है इस राबी सोइंग सीजन के लिए अनाउंस किया गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो हर राबी और खारीफ सोइंग सीजन से पहले अनाउंस किए जाने वाले मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंड करता है,
और जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में अप्रूव किए जाते हैं। इस राबी सीजन के लिए एमएसपी को अनाउंस कर दिया गया है और इस राबी सीजन के अनाउंस्ड एमएसपी में कुछ मेजर हाइक्स हुए हैं, यानी कि बढ़ोतरी की गई है। जैसे कि वीट जो एक मेजर राबी क्रॉप है, उसके पर क्विंटल एमएसपी को 150 रुपए से और बढ़ा दिया गया है और ये अब 2275 रुपए पर क्विंटल है। मसूर दाल के एमएसपी को भी 425 रुपए से बढ़ा दिया गया है और ये अब 6425 रुपए पर क्विंटल है। रई और मस्टर्ड के एमएसपी में भी सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी हुई है, जिसको 200 रुपए से और बढ़ाकर अब 5650 रुपए पर क्विंटल कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक प्राइस है जिसको गवर्नमेंट साल में 2 बार हर सोइंग सीजन से पहले अनाउंस करती है और ये प्राइस की एक गारंटी होती है कि फार्मर्स को उनके क्रॉप्स के कम से कम प्राइसेस ये मिल सकते हैं। मतलब एमएसपी फार्मर्स के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह होता है जो उनके फसल बेचने से जुड़े रिस्क को कम से कम कर देता है। इस एमएसपी को एज वी हैव ऑलरेडी सेड साल में 2 बार राबी क्रॉप्स और खारिफ क्रॉप्स के लिए अनाउंस किया जाता है। इस प्राइस को कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस अपने अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करती है और फिर गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है, जिसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इस रिकमेंडेशन को अप्रूव या डिसअप्रूव करती है। एमएसपी की कोई लीगल गारंटी नहीं है। मतलब जैसे कि मनरेगा स्कीम एक स्टैचू से एम्पावर्ड है, एमएसपी का कोई लीगल स्टैचू नहीं है और इसी वजह से इसको कोर्ट्स में एनफोर्स नहीं किया जा सकता। और ये ही रीजन है कि अभी कुछ समय पहले हुए फार्मर प्रोटेस्ट का एक मेजर एजेंडा ये था कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए। इस टॉपिक से रिलेटेड सभी डिटेल्स जैसे कि एमएसपी की डिटेल्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, राबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स वगैरह सब नोट्स में है, आप उनको रेफर कर सकते हैं। ये नेक्स्ट न्यूज है इंडिया के जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड और इसका कॉन्टेक्स्ट है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और उसको दिए गए ऑर्डर्स। दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिए थे कि वो एक साउथ कोरियन सिटीजन को एज एन एडवोकेट एनरोल कर लें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज किया है ये बोलकर कि अगर वो ऐसे किसी और नेशन के सिटीजन को इंडिया में लॉ प्रैक्टिस करने की परमिशन दे देंगे तो इंडिया में ऐसे काफी और फॉरेन नेशनल्स की एक बाढ़ आ जाएगी, जैसे कि नेपाल और पाकिस्तान से इंडिया में लोग एज एन एडवोकेट एनरोल करना शुरू कर देंगे। हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्रिपरेशन का एक फंडामेंटल टॉपिक नहीं है, पर बार काउंसिल से रिलेटेड प्रिलिमिनरी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसको हालांकि सॉल्व किया जा सकता था जनरल अवेयरनेस से। अब इस केस की फिलहाल सुनवाई चल रही है और इस केस में जो भी डेवलपमेंट्स होंगी हम उसको फॉलो करते रहेंगे। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से और इसका कॉन्टेक्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक डिसीजन जिसमें उन्होंने कॉलेजियम के रिकमेंडेशंस पर एक्शन लिए हैं और 8 अलग अलग हाई कोर्ट्स में 17 जजेस को अपॉइंट कर दिया है। अब अगर आप इस एडिशन को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि रीसेंट टाइम्स में जुडिशरी ने यूनियन गवर्नमेंट के स्लो एक्शंस को लेकर काफी बार शिकायत की है और ये डेवलपमेंट्स उसी कॉन्टेक्स्ट में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अब इस इवेंट से जुड़े पॉलिटी एंड गवर्नेंस के एक मेजर टॉपिक अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की ब्रीफली बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए जजेस के अपॉइंटमेंट के नाम को रिकमेंड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट्स के लिए और आर्टिकल 222 में सुप्रीम कोर्ट के लिए जजेस के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर मेंशन्ड है। हाई कोर्ट में जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और इससे जुड़ी काफी और डिटेल्स हैं जो हाईली रिकमेंडेड हैं कि आप उनको पढ़ें एज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ योर पॉलिटी एंड गवर्नेंस प्रिपरेशन। ये सभी डिटेल्स आपको अपनी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक में भी मिल जाएंगी और आप नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और इसका कॉन्टेक्स्ट है लैंग्वेज लर्निंग मॉडल, जिनको LLM के नाम से भी जाना जाता है। लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स क्या होते हैं, पहले हम इस पर बात करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन लैंग्वेज में कम्युनिकेशन के लिए प्रोफिशिएंट है। इन लैंग्वेज मॉडल्स को काफी बड़े साइज के डाटा सेट पर ट्रेन किया जाता है, जिस डेटा के एनालिसिस से ये लैंग्वेज मॉडल्स ह्यूमन लैंग्वेज के कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को समझ लेते हैं और फिर खुद ह्यूमन लैंग्वेज जनरेट कर पाते हैं। ये लैंग्वेज मॉडल्स
ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पर बने होते हैं, जो कि एक टेक्निकल कंसेप्ट है, पर आपको इस टर्म की जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स के एग्जाम्पल की बात करें तो वो होंगे जैसे कि गूगल का बार्ड या फिर ओपन एआई का चैट जीपीटी, और तेजी से और ग्रो हो रहे काफी और ऐसे मॉडल्स। अब ये लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट की एक हाई पावर्ड कमेटी को एस्टैब्लिश किया जाएगा इंडियन लैंग्वेज से बने एक लैंग्वेज लर्निंग मॉडल को डेवलप करने के लिए। पर ये बस एक अनाउंसमेंट है, और इस इवेंट में और क्या डेवलपमेंट होती है हम उसको फॉलो करते रहेंगे। ये न्यूज रिलेटेड है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से। ये लॉ इन दिनों काफी बार न्यूज में रिपीट होता आ रहा है, और जनरली भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जुड़ा ये एक मेजर टॉपिक है। तो अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अयोध्या में बन रहे राम टेम्पल ट्रस्ट को फॉरेन फंडिंग रिसीव करने के लिए FCRA का लाइसेंस दे दिया गया है। मतलब इस टेम्पल का ट्रस्ट, जिसको अब तक 3500 करोड़ की डोनेशंस मिल चुकी हैं, वो अब फॉरेन नेशन से भी फंड्स को ले सकेगा। अब हम बात करते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये एक्ट इंडिया में फॉरेन नेशन से किए जाने वाली डोनेशंस को मॉनिटर करता है, जिससे इंश्योर किया जाता है कि इन डोनेशंस को इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाने के लिए यूज तो नहीं किया जा रहा। फॉर इंस्टेंस, ये लॉ गवर्नमेंट को पावर देता है जिससे मॉनिटर किया जा सके कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि पंजाब में सेसेशन एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए कनाडा या फिर यूनाइटेड किंगडम से फंडिंग दी जा रही हो। ये हालांकि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इस लॉ में 2020 में कुछ मेजर अमेंडमेंट्स किए गए थे, और इस लॉ से और भी जुड़ी बाकी डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है, आप उनको रेफर कर सकते हैं। और इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले शुगर और उनका एक्सपोर्ट। ये शुगर एक्सपोर्ट्स जो मई के महीने से ही बैंड है, और अब एज अ लेटेस्ट डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने इन शुगर एक्सपोर्ट के बैन को और एक्सटेंड कर दिया है। इन एक्सपोर्ट्स को ओरिजिनली बैन किया गया था इंडिया में डोमेस्टिक प्राइसेस में हो रहे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब हम बात करते हैं इंडिया के शुगर प्रोडक्शन की, जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से एक मेजर टॉपिक है, क्योंकि क्रॉपिंग पैटर्न्स और क्रॉप्स पर प्रिलिमिनरी में पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इंडिया ग्लोबल लेवल पर शुगर का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और शुगर का फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है ये आप बताइए। शुगर केन, जो कि एक अनसस्टेनेबल क्रॉप है, इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद महाराष्ट्र शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स राबी और खारिफ क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनाउंस करती है, वैसे ही शुगर प्रोक्योरमेंट के लिए यूनियन गवर्नमेंट पीरियोडिकली फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइस अनाउंस करती है, जो कि एक मिनिमम प्राइस होता है जो शुगर मिल्स देती हैं शुगर केन फार्मर्स को उनके शुगर केन को प्रोक्योर करते समय। और इसी से रिलेटेड आज का दूसरा क्वेश्चन, बताइए ऐसी कौन कौन सी एग्रीकल्चरल कमोडिटीज हैं जिनका इंडिया ग्लोबल लेवल पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये आज का एडिटोरियल है, और इसका कॉन्टेक्स्ट है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसकी रीसेंट मीटिंग अभी चाइना में हुई है, और जिसको हमने अपने 12 अक्टूबर के एडिशन में कवर भी किया था। इंडिया ने एज एक्सपेक्टेड इस 17 से 18 अक्टूबर को हुई मीटिंग को अटेंड नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया? एक्सपेक्टेड है कि आपको पता होगा। एंड जस्ट टू ब्रीफली मेंशन, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इंडिया की सॉवरेनिटी को वायलेट करता है, क्योंकि इस इनिशिएटिव का एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास हो रहा है। तो इस एडिटोरियल में चाइना के इस एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक क्रिटिकल ओवरव्यू किया गया है। इस पीस में बोला गया है कि कुछ एकेडमिक्स चाइना के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को यूनाइटेड स्टेट्स के मार्शल प्लान के तौर पर देखते हैं, जिससे चाइना की कोशिश है एक रीजनल पावर से अपने आप को ग्लोबल पावर में ट्रांसफॉर्म करने की। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से चाइना की कोशिश है अपनी स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर ट्रेड की डिपेंडेंस को कम से कम करने की, और इस समय प्रेजेंट ग्लोबलाइजेशन के सिनेरियो को एक नया रूप देने की, जिसमें ट्रेड के नए रूट्स हों और नए तरीके हों। और चाइना ने अपने इस ग्रैंड विजन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB को भी एस्टैब्लिश किया है, जिसके पास सिग्निफिकेंट अमाउंट में लेंडिंग कैपेसिटी है, और जो बाकी और मेजर एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को टक्कर देता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह को। पर इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ अपने अलग चैलेंजेस जुड़े हैं, जैसे कि इन प्रोजेक्ट से होने वाला इकोलॉजिकल डैमेज, इन प्रोजेक्ट से ही जुड़े लोगों के डिस्प्लेसमेंट, लेबर डिस्प्यूट्स वगैरह। और अब तो बाकी और कंट्रीज और अलायंसेस ने भी
खुद के ऐसे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है चाइना के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स और जापान ने मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII को लॉन्च किया है और अभी इंडिया के द्वारा होस्टेड G20 में लॉन्च किया गया था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMEC, जो इंडिया को वेस्ट एशिया और यूरोप से जोड़ता है। चाइना के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अचीवमेंट्स की बात करें तो इस इनिशिएटिव में 150 से ज्यादा कंट्रीज के साथ 200 से भी ज्यादा पैक्ट साइन किए जा चुके हैं, $380 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की जा चुकी हैं और काफी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जा चुका है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चैलेंजेस की एक बार फिर से बात करें तो वो हैं इन प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड डेट ट्रैप से जुड़े कंसर्न्स, पेमेंट रिलेटेड इश्यूज और लेबर डिस्प्यूट्स, लोगों का हो रहा डिस्प्लेसमेंट, इन प्रोजेक्ट से जुड़े इकोलॉजिकल कंसर्न्स और चाइना के इंटेंशंस को लेकर जनरल कंसर्न्स। इस पीस में बोला गया है कि कंक्लूड किया जाए तो ये कहना ठीक होगा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्यूचर इस समय अनसर्टेन है, क्योंकि चाइना खुद भी एक इकोनॉमिक स्ट्रेस से इस समय जूझ रहा है और उसकी कंट्री में इस समय अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। Now that's all for today, friends. See you tomorrow in the next edition. And your comments are welcome. Please feel free to leave them.